दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 25,94,112 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,80,561 हो गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 18,62,937 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 50,122 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 5,84,754 मामले हो गए हैं। जबकि तमिलनाडु में 3,32,105 मामले हो गए। वहीं आंध्र प्रदेश में 2,81,817 मामले, जबकि कर्नाटक में 2,19,926 और दिल्ली में 1,51,928 मामले, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,50,061 मामले। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,13,432 मामले, जबकि बिहार में 1,01,906 मामले। इसी तरह बाकी राज्यों में भी महामारी का हाल आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि चीन से तनाव पर राहुल बोले, पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना पर है विश्वास। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश में हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है, केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, पीएम को छोड़कर, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी है, जिनके झूठ से ये सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार ही तंज कसने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल ने कहा कि देश की सेना पर हर एक भारतीय को भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि वैष्णो देवी की यात्रा आज से हो गई शुरू। रोजाना 2,000 भक्तों को दर्शन की इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के चलते बंद हुआ वैष्णो देवी का दरबार आज भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश में महामारी संक्रमण शुरू होने के बाद मार्च में ही वैष्णो देवी यात्रा को बंद कर दिया गया था। पहले सप्ताह 2,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने जा सकेंगे, जिसमें कि 1900 भारतीय और 100 विदेशी यात्री हो सकते हैं। आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई नियम बनाए हैं। इस दौरान भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। सभी प्रवेश द्वार पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालात सामान्य होने के बाद इस परामर्श की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्तों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। इसके बाद उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 16 अगस्त की तारीख तय की गई है। तो दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैष्णो देवी की यात्रा की है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें युवाओं के लिए खुशखबरी, पंजाब में 1 लाख सरकारी नौकरियां, सीएम ने की है और भी कई घोषणाएं। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों सहित कुल 6 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कैप्टन ने कहा कि जब तक वे राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से विकास की पटरी पर नहीं ले आते, चुप नहीं बैठ सकते। सीएम ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहाली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने कहा कि 50,000 युवाओं को वर्ष 2021 में और 50,000 युवाओं को वर्ष 2022 में सरकार में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई अहम योजना घर घर रोजगार स्कीम के अंतर्गत अब तक 13.60 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया करवाया जा चुका है। आपको बता दें कि उद्योगों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 63,000 करोड़ रुपए का निवेश जमीनी स्तर पर हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों और कामगारों का 520 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने जा रही है सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार की कर्ज माफी स्कीम के अंतर्गत अब तक
9.62 लाख किसानों और 4,700 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। कैप्टन ने कहा कि जल्दी स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू हो जाने से 1.41 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जो वाजिब कीमतों की दुकानों से राशन लेने के योग्य होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो क्या ये सारे फायदे आपको मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम किसान निधि की 2,000 रुपए की किस्त अगर नहीं मिली तो ऐसे करे शिकायत। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 17,100 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के रूप में ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर है और आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त नहीं पहुंची है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें ट्रांसफर की जाती है। ऐसे 6,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचती है। लेकिन अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो आप सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 पर करा सकते हैं या फिर 011-233-81092 पर भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपके खाते में जरूर पैसे आएंगे, परंतु किसी कारणवश अगर पैसे नहीं आए हैं तो आप इसकी शिकायत जरूर कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि एसबीआई का ग्राहकों को तोहफा, अब सेविंग अकाउंट धारकों को एसएमएस अलर्ट और एवरेज मिनिमम बैलेंस न रखने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि एसबीआई ने अपने सेविंग्स अकाउंट खाता धारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्त कर दिया है। एसबीआई ने 15 अगस्त के दिन ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार इन कस्टमर्स को अब एसएमएस अलर्ट और मिनिमम बैलेंस न रखने की शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है। अब ग्राहकों को इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एसबीआई ने अपनी शाखा को 3 कैटेगरी में बांटा है। इनमें मेट्रो अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेट्रो अर्बन के ग्राहकों के लिए एवरेज मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपए है, जबकि आपको बता दें कि सेमी अर्बन शाखा के लिए एसबीआई के खाता धारकों को न्यूनतम 2,000 रुपए रखना जरूरी है और इसी तरह ग्रामीण इलाकों के लिए 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। परंतु अब अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भी खाता एसबीआई में है तो आपके लिए ये राहत की बात है। अब कोई भी आपका चार्ज नहीं कटेगा अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है तो। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रयोग के तौर पर इन जगहों पर हुआ शुरू, जाने इसके फायदे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की अनाउंसमेंट की थी, जिसे प्रयोग के तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू भी कर दिया गया है। इस मिशन के तहत हर भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा और उन्हें चिकित्सा सेवाओं का फायदा उठाने में आसानी होगी। एक खबर के मुताबिक देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अमल में लाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सरकार ने देश में एनडीएचएम की रूपरेखा तैयार करने और उसे शुरू कराने का काम सौंपा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि चंडीगढ़, लद्दाख, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को लेकर कहा कि मिशन से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की परेशानियां कम होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी हर मेडिकल टेस्ट, हर बीमारी, आपको किसी डॉक्टर ने कौन सी दवा दी है, कब दी है, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक स्वास्थ्य पहचान पत्र में रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए आम लोगों को तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में। आप अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टिकटॉक के बाद चीनी कंपनी अलीबाबा, ट्रंप बोले बैन करने पर कर रहे हैं विचार। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन की सियासी खींचतान अब बढ़ती जा रही है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को अमेरिका से बोरिया बिस्तर समेटने को कहने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप की नजर चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अलीबाबा को अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि क्या वे दूसरी कंपनियों को जैसे कि अलीबाबा पर भी प्रतिबंध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टकराव के बीच यूएस ने टिकटॉक चलाने वाली कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के अंदर अमेरिका से अपने ऑपरेशन समेटने को कहा है। अब आपको बता दें कि अलीबाबा पर प्रतिबंध की तैयारी इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर है। इस प्रतिबंधों के पीछे अमेरिका तर्क दे रहा है कि उसे अपने नागरिकों के निजी डेटा को लेकर चिंता है जो चीनी कंपनियां हैंडल कर रही हैं।
आपको बता दें कि चीन पर आरोप लग रहा है कि इस विशाल डेटा का वो गैर व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है। इस विषय पर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी चलती आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि देश में 72% के पास पहुंची रिकवरी दर, 18.5 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में महामारी के 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक दिन में 944 लोगों ने दम तोड़ा। आपको बता दें कि देश में महामारी के कुल 25,89,662 मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल 6,77,644 एक्टिव केस हैं। वहीं 18,62,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में महामारी से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा 49,980 पहुंच गया है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी से तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। फिलहाल देश की रिकवरी रेट 71.91% है। देश में 18 लाख से अधिक मरीज महामारी से ठीक हो चुके हैं। देश की महामारी मृत्यु दर 1.93% है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान BS4 वाहन खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक BS6 लागू हो गया है, जिसके चलते सभी वाहन कंपनियों ने अपने लाइन अप को अपडेट कर दिया है। हालांकि नए मानकों के लागू होने से पुराने BS4 वाहन चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 मार्च से पहले बेचे गए सभी वाहन का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, जिसके पीछे बड़ी वजह 31 मार्च तक कोर्ट द्वारा सीमित संख्या से ज्यादा वाहनों का सेल होना था। वहीं देश में फैली महामारी के कारण BS4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, जिस पर FADA ने कोर्ट से अपील की थी कि ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाए। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली NCR में बेचे जाने वाले BS4 वाहनों पर ये छूट लागू नहीं होती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगर आधार से लिंक है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो अब खाते में ही मिलेगी सरकारी सब्सिडी। दोस्तों आपको बता दें कि अब आप सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे अपने पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ले सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आधार से लिंक करवाना होगा। डाक विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि लोग अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के लाभ ले सकते हैं। अगर आपका खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आप अपने खाते को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा डाकघर बचत खाता धारकों के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसके जरिए खाता धारक अपने आधार से अपने बचत खाता को जोड़ सकते हैं। वहीं ऑफलाइन लिंक कराने के लिए खाता धारक अपनी आधार डिटेल्स को संबंधित पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अपने खाते को आधार नंबर के साथ लिंक करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन पेंशन और LPG सब्सिडी जैसी सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आधार नंबर जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले भरे जाएंगे 50,000 खाली पद, राज्य में सरकारी नौकरियों की बहार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कई सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया है। बिहार में चुनावी मौसम में लगभग 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकलेंगी। राज्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 4,997 नर्स और 4,000 चिकित्सक, विश्वविद्यालय और कॉलेज में 4,000 शिक्षक, 250 बेहतरीन खिलाड़ियों की नियुक्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने इन भर्तियों के बारे में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों की नई सेवा शर्त जल्दी ही लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन शिक्षकों की बेहतर सेवा शर्त के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इन शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का भी लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने के बाद नई नौकरियों का ऐलान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में नए बनाए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1 महीने के अंदर अभियाचना भेज दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस में महामारी वैक्सीन का पहला बैच तैयार, भारत में इन्हें मिलेगा सबसे पहले ये टीका। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने महामारी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे पाने के लिए कोशिशें अब तेज हो गई हैं। लेकिन रूस ने भारत के वैक्सीन निर्माताओं की क्षमता को देखते हुए उनमें दिलचस्पी दिखाई है। रूस चाहता है कि उसकी महामारी वैक्सीन का उत्पादन भारत में हो। आपको बता दें कि रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के CEO ने कहा कि इस बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर तक इस वैक्सीन को रोल आउट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को लेकर कई साइंटिस्टों का कहना है कि रूस ने तय प्रक्रिया की अनदेखी की है। आपको बता दें कि रूस ने महामारी
वैक्सीन का पहला बैच तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि वैक्सीन को तेजी से अप्रूवल देकर मास्को ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। आपको बता दें कि ये वैक्सीन प्रोडक्शन में जाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है और रूस ने उसे इस महीने के आखिर तक उपलब्ध कराने की बात कही है। आमतौर पर हजारों लोगों पर ट्रायल के बाद टीके को अप्रूवल मिलता है, मगर रूस ने पहले ही इसे हरी झंडी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने का न्योता। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी के रिटायरमेंट के अगले दिन ही ये सुझाव दिया है। स्वामी ने ट्वीट किया कि MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और किसी चीज से नहीं, विषमताओं से मुकाबला करना उनकी प्रतिभा में है और एक टीम का नेतृत्व करने की जो उनकी क्षमता उन्होंने क्रिकेट में दिखाई है उसकी सार्वजनिक जीवन में जरूरत है। उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। धोनी आगे क्या करेंगे इसका खुलासा तो उन्होंने अभी नहीं किया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीतीश चिराग के मुकाबले में बीजेपी की एंट्री, पासवान को JP नड्डा की नसीहत, अपनी हैसियत का भी रखे ख्याल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में NDA के सहयोगी दलों लोजपा और जदयू में जारी तनातनी के बीच अब भाजपा ने लोजपा को नसीहत दी है। अपनी ताकत का आंकलन करने में यथार्थवादी रहना भी जरूरी है। आपको बता दें कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बीते कुछ समय से बिहार के CM और सहयोगी पार्टी जदयू के अध्यक्ष के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और कई मुद्दों पर उनकी आलोचना कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने चिराग पासवान को नसीहत देते हुए कहा कि नीतीश पर बोलने से पहले उन्हें अपनी पार्टी की ताकत के आंकलन में यथार्थवादी रहना भी जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि JP नड्डा की इस सलाह का चिराग पासवान पर असर भी हुआ है। यही वजह है कि अब उनके जदयू के प्रति रुख में थोड़ी नरमी देखी गई है। लोजपा और जदयू के बीच मुख्यतः सीट बंटवारे को लेकर मतभेद है। चिराग का आरोप है कि नीतीश मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इसे लेकर चिराग ने बीते हफ्ते JP नड्डा से इस बारे में शिकायत की थी। हालांकि इस दौरान JP नड्डा ने चिराग पासवान को नसीहत दे डाली। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, देश के बाकी राज्यों में भी बारिश की संभावना। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली NCR के लोगों को आज सुबह गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई। इसी के साथ मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। साथ ही कहा कि इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। बारिश होने के साथ ही गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के घाट क्षेत्रों पर बारिश की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात में भी बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें बाकी राज्यों की तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।